गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में एकमात्र ऐसा नेता जो घाटी के नेताओं के अलावा जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना। लगभग 2.5 साल के करीब गुलाम नबी आज़ाद का मुख्यमंत्री का टेन्योर रहा और उन 2.5 सालों में डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में गुलाम नबी आज़ाद के दौर में काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। गुलाम नबी आज़ाद ने आतंकवाद पर भी प्रहार किया, मगर अगर आतंकवाद के चलते फौज और पुलिस ने कहीं पर ज्यादती की तो उस मामले में भी गुलाम नबी आज़ाद ने कार्रवाई की। साल 2008 में अमरनाथ आंदोलन हुआ और गुलाम नबी आज़ाद की सरकार गिर गई। उसके बाद एक लंबे समय तक गुलाम नबी आज़ाद केंद्र में नेता प्रतिपक्ष रहे कांग्रेस की तरफ से, और साल 2019 में जब चुनाव हुए और चुनाव में कांग्रेस की भारी हार हुई, उस भारी हार के बाद थोड़ा समय गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में रहे। जब तक राज्यसभा के सांसद रहे तब तक कांग्रेस में रहे, लेकिन सांसद जो ही सांसद के पद से हटे, गुलाम नबी आज़ाद ने थोड़े ही समय के बाद ये ऐलान किया कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और अपना एक दल राष्ट्रीय स्तर का बनाने लगे हैं, यानी एक नेशनल पार्टी बनाने लगे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने जम्मू में एक निजी होटल के अंदर एक कार्यक्रम में घोषणा की और अपनी पार्टी का नाम प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बताया। उसके बाद थोड़ा समय और गुजरा तो पता चला पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी हुई। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की बात की गई थी, लेकिन क्षेत्रीय दल गुलाम नबी आज़ाद ने बनाया। क्षेत्रीय दल बनाने के बाद गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनके कांग्रेस के समय में जो उनके करीबी थे, उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का दामन थामा। बहुत सारे लोग उनकी पार्टी में आए। पीरज़ादा मोहम्मद सैयद पहुंचे। पीरज़ादा मोहम्मद सैयद के अलावा डॉक्टर मनोहर लाल आए। डॉक्टर मनोहर लाल के अलावा ताराचंद, बलवान सिंह, अन्य कई बड़े नाम कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद के साथ आए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक के बाद एक पार्टी छोड़कर चले गए। बारी आई लोकसभा चुनाव की। लोकसभा के चुनाव साल 2024 के गुलाम नबी आज़ाद का पहला टेस्ट था। मैं इस वक्त जाई घाटी में हूं और ये इलाका गुलाम नबी आज़ाद का है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद भी बदरवाह से ही आते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में गुलाम नबी आज़ाद खुद प्रत्याशी होंगे, पहले ये कहानी चली। गुलाम नबी आज़ाद का नाम अनंतनाग, राजौरी, पुंछ लोकसभा क्षेत्र से मीडिया में आया भी, लेकिन कुछ ही दिनों में जब पहाड़ी लीडरों और बाकी लोगों ने हंगामा किया, शोर किया, तो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, इसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी मैं सोच विचार कर रहा हूं। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अनंतनाग, राजौरी, पुंछ क्षेत्र से अपना एक पार्टी का प्रत्याशी खड़ा किया। दूसरा उन्होंने डोडा, उधमपुर से गुलाम मोहम्मद सरूरी को खड़ा किया। लेकिन जम्मू और जम्मू के अलावा श्रीनगर की 2 जो पार्लियामेंट्री सीटें हैं, उन पार्लियामेंट्री सीटों में से भी एक सीट के ऊपर उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया। ये गुलाम नबी आज़ाद का ज़बरदस्त टेस्ट था कि गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का आने वाला कल कैसा होगा, इसका फैसला लोकसभा के चुनाव करेंगे। लोकसभा के चुनाव में गुलाम नबी आज़ाद अब अपने प्रत्याशियों के लिए कैंपेन करते नजर आए। उधमपुर, डोडा में भी उन्होंने कैंपेन की, उन्होंने अनंतनाग, राजौरी, पुंछ में भी जोर लगाया। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो एक भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गुलाम नबी आज़ाद के जितने भी खड़े किए हुए कैंडिडेट थे, इतना वोट नहीं ले सके कि वो अपनी जमानत बचा पाते। जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने के बाद अब गुलाम नबी आज़ाद का आने वाला कल कैसा होगा। असेंबली के चुनाव का जम्मू कश्मीर में बिल्कुल बजने जा रहा है। डोडा, उधमपुर से गुलाम मोहम्मद सरूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी इतना वोट नहीं ले सके कि उस वोट को देखकर यह कहा जाता कि गुलाम मोहम्मद सरूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े मजबूत हैं। इसी तरीके से उधमपुर, डोडा के बाकी क्षेत्रों में भी कोई कमाल नहीं कर सके। उन्हीं की क्लास में पढ़ा हुआ बच्चा विकार रसूल बानिहाली, जिसे गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवाया, उसने अपने बानिहाल में
कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह को 48,000 वोट दिलवाया, जबकि गुलाम नबी आज़ाद ने बेइंतहा मेहनत करने के बावजूद गुलाम नबी आज़ाद अपने प्रत्याशी को वोट नहीं डलवा सके। इसी तरीके से अन्य कई और इलाकों में इसी तरह की परिस्थितियां बनी। अब आने वाला कल गुलाम नबी आज़ाद का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। गुलाम नबी आज़ाद एक मंजे हुए सियासतदान हैं। कांग्रेस लोकसभा में 99 सीटों तक पहुंचेगी, ये सिफोलॉजिस्ट भी नहीं बता रहे थे, ये बड़े बड़े जानकार भी कह रहे थे कि 50 के ऊपर कांग्रेस जाएगी नहीं, लेकिन कांग्रेस 99 पर पहुंची। राहुल गांधी एक फेल्ड नेता हैं, वो भी सही साबित नहीं हुआ। राहुल 2 लोकसभा क्षेत्रों से बड़े मार्जिन से जीते। यानी आप राजनीति में किसी भी व्यक्ति को काउंट आउट नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी गुलाम नबी आज़ाद को काउंट आउट नहीं कर सकते। मगर लोकसभा चुनाव में इस करारी हार के बाद गुलाम नबी आज़ाद के लिए अपने संगठन को बचाना और असेंबली के चुनाव के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करना ज़रा मुश्किल काम हो जाएगा। मुश्किल काम इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर जम्मू की संभाग की 2 सीटों के ऊपर उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, तो आप जब वोट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गूल अरनास और गुलाबगढ़ में किनको वोट पड़ा, बानिहाल में किसको वोट पड़ा, डोडा में किसको वोट पड़ा। तो उससे कांग्रेस काफ़ी आश्वस्त है कि जब असेंबली के चुनाव होंगे तो लगभग 12 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमारे प्रत्याशी जीतने की सूरत में हैं। अब गुलाम नबी आज़ाद का क्या होगा? पहला टेस्ट गुलाम नबी आज़ाद का यह है कि उन्हें अपने दल के साथ जुड़े हुए कांग्रेसी नेताओं को पार्टी में बनाए रखना है। दूसरा टेस्ट गुलाम नबी आज़ाद के लिए यह है कि उन्हें असेंबली के चुनाव की तैयारी करनी है। तीसरा और बड़ा टेस्ट गुलाम नबी आज़ाद के लिए यह है कि उन्हें केंद्र को अब दोबारा से आश्वस्त करना है कि अगर लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, असेंबली में वो कमाल करेंगे और उस कमाल की बिना पर डीपीएपी इस पोजीशन में होगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार बनाएगी, ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं। काम बहुत मुश्किल है गुलाम नबी आज़ाद के लिए। और इन चुनावों में जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस से कांग्रेस के वो नेता जो डीपीएपी में हैं निराश भी हैं और हताश भी हैं। उन्हें ये लगने लगा है कि हमने जिस किश्ती में हम लोग सवार हुए हैं, ये कहीं हमें डुबो न दे। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस हमारे मुकाबले में हमारे क्षेत्रों में जिन प्रत्याशियों को खड़ा करे उन्हें लोग वोट दे दें और उनकी जीत हो जाए और इसी के साथ हमारी राजनीति खत्म हो जाए। एक और चीज़ ये भी हुई है कि आम जनमानस के बीच में ये बात भी चली गई है गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की मदद से अपनी पार्टी को चला रहे हैं। ये बात आम जनमानस के बीच में, हम भद्रवाह डोडा में लोगों से बात की तो यही कुछ अनुभव, यही कुछ हमें पता चला। गुलाम नबी आज़ाद जैसे माहिर खिलाड़ी के लिए, राजनीतिक खिलाड़ी के लिए रास्ता मुश्किल ज़रूर है, रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन इसी रास्ते पर चलकर उनको अपनी राजनीति की दोबारा से शुरुआत करनी है। कुछ दिल्ली से नहीं सुनाई दे रहा कि दिल्ली में गुलाम नबी आज़ाद किसी से मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 240 सीटें लेकर अब वो फुल मेजॉरिटी वाली, पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि कोalition सरकार के प्रधानमंत्री हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में नई दिल्ली ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं क्षेत्रीय दलों की तरफ जाना शुरू कर दिया है जो क्षेत्रीय दल जम्मू कश्मीर में मजबूत है। आप असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसीज की बिना पर अगर देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 37 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में मजबूत स्थिति में है, पीडीपी लगभग 9 कॉन्स्टिट्यूंसी में मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस 12 में। तो इन परिस्थितियों में गुलाम नबी आज़ाद एक्सपेरिमेंट के साथ नई दिल्ली कंटिन्यू करेगा, इसकी संभावनाएं बड़ी कम है। अब देखना यह होगा कि गुलाम नबी आज़ाद का अगला राजनीतिक दाव क्या होगा। क्या गुलाम नबी आज़ाद डीपीएपी को मजबूत कर पाएंगे या डीपीएपी में बचे हुए कांग्रेस के नेता वापस कांग्रेस में चले जाएंगे। ऑलरेडी चौधरी लाल सिंह के आने के बाद कांग्रेस थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। अगर गुलाम नबी आज़ाद के कुछ बचे हुए साथी भी डीपीएपी छोड़कर कांग्रेस चले गए तो गुलाम नबी आज़ाद को अपनी राजनीतिक इनिंग की
नए से शुरुआत करनी होगी। वो कैसे करेंगे, वो गुलाम नबी आज़ाद को ज़्यादा बेहतर मालूम है, वो बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर उनके एक बड़े करीबी दोस्त को मैंने एक मैसेज भेजा और नीयत ये कि उनसे बात करके मालूम किया जाए कि हाल क्या है। मैंने लिखा गुलाम नबी आज़ाद इज़ डन एंड डस्टेड। वो बड़े नाराज़ हुए, उन्होंने कहा ये शाइस्ता ज़ुबान नहीं है, ये बात करने का तरीका नहीं है, आपने जिस तरीके से बात की ये तरीका बात करने का ठीक नहीं है। आप किसी को राजनीतिक सच्चाई से जब अवगत कराते हैं तो लोग आपसे नाराज़ ही होते हैं। राजनीतिक सच्चाई आज की जम्मू कश्मीर की ये है कि क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हुआ है साल 2019 के बाद। पीडीपी की पकड़ कमज़ोर ज़रूर हुई है, लेकिन 9 सीटों पर आज भी पीडीपी है। कांग्रेस भले ही कितनी भी कमज़ोर हुई हो, 12 सीटों पर आज भी मौजूद है। और भारतीय जनता पार्टी का से लोग कितना भी नाराज़ हों, लेकिन 25 सीटों पर आज भी भाजपा खड़ी है। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि सारे समीकरणों के बीच में डीपीएपी कहीं नज़र नहीं आ रही है। देखना अब यह होगा कि गुलाम नबी आज़ाद का आने वाला राजनीतिक कल कैसा होगा।